औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का लेक्चर पाक स्टडीज़ के बारे में है। इसमें आज मैं आपको बताऊँगी पाक स्टडीज़ की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके नंबर कम आते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे और चंद आपको स्टेप्स बताऊंगी कि जिनको फॉलो करके आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और करना चाहिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट वन स्टेप, अपने आप को मेंटली तौर पर फ्रेश रखें। आप जितने फ्रेश होंगे आपके पेपर की तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। अपना एक एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करूँगी। जब आप मेंटली तौर पर फ्रेश नहीं होते, आपके माइंड में कोई ना कोई बात चल रही होती है, आपको किसी चीज़ की टेंशन हो रही होती है, चाहे वो पेपर की ही समझ लें कि आपके माइंड में होता है कि अभी पेपर की तैयारी करनी है, इतना मुश्किल पेपर है, कैसे होगा, ये वो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस। जब तक आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी आप पेपर की तैयारी नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल लगती है। इवन कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपको पता है उस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ लिखी गई है या वो पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, वर्डिंग क्या है, आप उसको पढ़ रहे होते हैं, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ में है क्या। जब आपका माइंड फ्रेश होगा, मेंटली तौर पर फ्रेश होंगे, आप उस पैराग्राफ को आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको समझ आएगी कि उसके अंदर लिखा क्या है, आप वर्ड की गहराई में जा सकते हैं, आपको समझ आएगी कि आपने क्या याद करना है और आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन स्टेप क्या है कि अपने आप को मेंटली तौर पर फ्रेश रखें। टेंशन, कुछ सोच, कुछ भी आपके माइंड में है वो एक तरफ रख दें और फिर पेपर की तैयारी करें। गारंटी के साथ कहती हूँ आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपको जो चीज़ घंटों में याद होती है वो आपको मिनट्स में याद हो जाएगी। तो फर्स्ट वन क्या चीज़ करनी है, आपने मेंटली तौर पर ख़ुद को फ्रेश रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड चीज़ क्या है, आपकी राइटिंग। आपकी राइटिंग का ठीक होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी, पेपर में आपने कुछ भी लिखा है वो बहुत अच्छा लगेगा। वो यूँ लगेगा कि आपको बहुत अच्छा पेपर आता था, आपने सारा कुछ अटेम्प्ट किया है, सारा कुछ लिखा है, एक्सप्लेन किया है, जो उन्होंने पूछा है उसके अकॉर्डिंग। तो मेन चीज़ आपकी क्या हो गई, सेकंड नंबर पे अपनी राइटिंग को अच्छा करें। उसके बाद थर्ड वन पे आ जाता है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से कर ली है तो वो आपकी राइटिंग वाली चीज़ को कवर कर लेती है, बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी ना हो और फिर राइटिंग भी ना ठीक हो तो वो बहुत बुरा लगता है। ये मैं कहती हूँ कि ज़्यादा मेन वजह है आपके कम नंबर्स आने की। तो आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट शेयर करूँगी। क्लास टेस्ट है बच्चियों के। ये है फर्स्ट वन बच्ची का टेस्ट है। इसको टेस्ट में क्वेश्चन मिला था 2 कौमी नज़रिया और इसके इर्तिका पर नोट लिखें। ये इस बच्ची ने पेपर अपना अटेम्प्ट किया है। यहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग हो रही है। उसके बाद फर्स्ट वन पेज ये सारा इस बच्ची ने थॉरोली लिखा है। उसके बाद आगे इसके पॉइंट्स हैं और फिर आगे इन पॉइंट्स को उसने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, ये है सारा, ये है सारा, ये तकरीबन 6 पेजेस पर जो है ना इसने अपने इस क्वेश्चन को मुकम्मल किया है। अब इसकी क्या क्या इस बच्ची की गलतियां थी। सबसे फर्स्ट वन, राइटिंग जो है बच्ची की कदरे बेहतर है, ना अच्छी कह सकूँगी ना बुरी, ठीक है, काबिल कबूल है। जो सबसे बड़ी चीज़ गलती है इस बच्ची की, प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है, नो प्रेजेंटेशन, जो सबसे बड़ी वजह है नंबर्स कटने की। ठीक है, आप खुद देख लें। सिंपली इस बच्ची ने
सीधा सीधा सारा कुछ लिखा है, हेडिंग्स दिखी हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद जो बच्ची ने गलती की है वो ये कि उसने थॉरोली सारा लिख दिया है विदाउट हेडिंग्स। हेडिंग्स लिखी हैं, बिल्कुल लिखी हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगी विदाउट हेडिंग्स। आप इस पैराग्राफ को ही देख लें। फर्स्ट वन उसने नज़रिया लिखा है, उसके बाद उसने मफ़हूम लिखा है। मफ़हूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। आप इसको देख लें, विदाउट पैराग्राफ, विदाउट हेडिंग, इसको उसने ऐसे ही लिख दिया है। ये चीज़ बहुत बोरिंग लगती है, चेक करने वाले को बहुत ही बोरिंग महसूस होता है कि एक चीज़ वो बस पढ़ी जा रहा है। तो ये चीज़ एक वजह बन जाती है आपके नंबर कम करने की। एग्जामिनर बाज़ औक़ात उनका मूड नहीं होता, वो जब इस तरह की चीज़ देखते हैं वो और ज़्यादा बुरा फील करते हैं, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही नंबर लगा देते हैं, चाहे वो कम लगा दे फिर चाहे वो ज़्यादा लगा दे, ये फिर आपकी अपनी लक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आप लिखने लगे हैं उसकी हेडिंग्स 2-3 लिखें। और हेडिंग्स बनाना भी मुश्किल काम नहीं है, ये भी बहुत आसान तरीका है। बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं कि मैम हमें हेडिंग्स याद नहीं होती, हम भूल जाते हैं। हेडिंग्स याद करने वाली चीज़ तो है ही नहीं। आपको अगर सारा पता है कि आपने क्या पढ़ा था कहानी में, उस चीज़ के अंदर क्या था, तो आप उसकी हेडिंग्स खुद बना सकते हैं। और ख़ुद हेडिंग्स बनाना बहुत आसान है, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए, इसी के बरअक्स मेरे पास एक और बच्ची का टेस्ट है। यहाँ पे इस बच्ची ने बहुत थोड़ा लिखा है, ठीक है, इसकी लेंथ कम है, राइटिंग भी बहुत बुरी है, लेकिन जो चीज़ इसकी ठीक लगी वो थी इसकी प्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, इस बच्ची ने प्रेजेंटेशन अच्छी लिखी हुई थी। उसके बाद इस बच्ची ने बहुत कम एक्सप्लेन किया है बट विद हेडिंग। यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विद कोटेशन, जिस वजह से ये चीज़ अच्छी हो गई है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो इसी तरह आगे भी उसने हेडिंग्स ज़्यादा की हैं। अंदर जो लिखा है वो भी पैराग्राफ की सूरत में लिखा है। अब यहाँ पे ये एक हेडिंग के अंदर उसने लिखा है बट विद 2 पैराग्राफ्स। उसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इसके साथ आगे ये कोटेशन ऐड कर दी उसने। कोटेशन है या कलाम लिखा है या जो भी चीज़ उसने लिखी है। उसके बाद ये फर्दर हेडिंग आ गई, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ गई, फिर अगेन उसके बाद ये ठीक हो गया और फिर एंड पर ये लेंथ इसकी बहुत कम है इसकी चीज़। और आप इस बच्ची का देख रहे हैं, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि दिखने में ये चीज़ ज़्यादा मज़े की लग रही है या फिर ये वाली लग रही है। जब चीज़ दिखने में अच्छी लग रही होती है ना, तो एग्ज़ामिनर का मूड ना भी हो ना, तो ख़ुद ब खुद अच्छा बन जाता है। अच्छा पेपर देखकर उसे फिर चेक करने में मज़ीद मज़ा आता है और अपनी खुशी पर फिर वो नंबर अच्छे भी देता है। उसके बाद कितनी चीज़ें हो गई जो हमने अब तक समझी? 4 चीज़ें हो गई। फर्स्ट वन आपकी हो गई सेटिस्फेक्शन माइंड की, सेकंड पे आ गई आपकी राइटिंग, थर्ड पे आ गई आपकी प्रेजेंटेशन, फोर्थ पे क्या आ गया आपके हेडिंग्स। हेडिंग्स अपनी ज़्यादा रखनी है। अब वो किस तरह से बच्चे भूल जाते हैं। अब यहाँ पे मफ़हूम में इस बच्ची ने बड़े सगीर के 2 कौमों, हिंदू और मुसलमान, इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि ये कौमें दोनों अलग अलग थी। 1000 साल इकट्ठे रहने के बावजूद ये इकट्ठी नहीं थी रह सकती, घुल मिल नहीं थी सकती। इनकी पहचान अलग थी, इनके रसूमात अलग थी, इनकी इबादत अलग थी। ये अलग अलग खुदाओं को पूजते थे, इबादत करते थे। इनके रहन सहन अलग थे एक दूसरे से, ये एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करते थे। ठीक हो गया, ये सारा ब्रीफली उस बच्ची ने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे हेडिंग्स का मसला। फर्स्ट वन उसने बताया है कि 2 कौमें हैं, ठीक है। मफ़हूम में आप इतना लिख सकते हैं, बड़े सगीर में 2 कौमें हिंदू और मुसलमान थे जिनका आपस में रहना एक साथ मुश्किल था, ठीक है।
वो अपने नज़रिए के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। उसके बाद आप हेडिंग दे दें रहन सहन। दोनों का रहन सहन, रसूमात, तहज़ीब और सकाफ़त एक दूसरे से अलग थी। वो हज़ारों साल भी इकट्ठा रहकर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उसके बाद आ जाते हैं उनका एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करना। उसके बाद आगे अल्लाह की इबादत। हेडिंग आप दे दें, उसमें आप लिख दें कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वो लोग बुतों को पूजते हैं और जिस वजह से भी ये लोग अलग ही रह सकते थे, ये इकट्ठे नहीं थे रह सकते। उसके बाद मज़हब की हेडिंग देकर उसमें लिख दें कि हमारा मज़हब अलग है, उनका मज़हब अलग है, उनके मज़हब में ये चीज़ थी, हमारे में ये थी, जिस वजह से भी हम लोग नहीं रह सकते थे। और फिर एंड पर आप हेडिंग दे सकते हैं हमारी बिल आखिर कामयाबी। और उसके बाद कि हम लोगों ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्स वजूद में ले ही आया। और ये सारा आप लोग इसमें फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 से 4 हेडिंग्स हो गई तो ये चीज़ अच्छी ही लग गई है। 3 से 4 हेडिंग्स हो गई तो ये चीज़ अच्छी लगेगी। दूसरा, अगर आपकी हेडिंग्स नहीं बन पा रही तो आपने जो लिखा है ना, एटलीस्ट उसको पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखें। और एक पैराग्राफ कम से कम 4 से 5 लाइनों तक का ठीक है, 5 से ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हैं, 4-5 लाइनें पीछे हैं। आप 1 2 3 4 5 यहाँ तक आया, इधर तक एंड करें, यहाँ से आगे ये नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दें। तो ये चीज़ जो है ना कवर कर लेती है अगर आपकी हेडिंग्स नहीं बनी हुई। ठीक हो गया, 5 चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है आपको करनी चाहिए, आप कोई कोटेशन जो है वो याद रख लें, कोई शेर याद कर लें, कोई कॉल याद कर लें, वो ज़रूर लिखें। उससे भी पेपर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आज के वक्त के बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोटेशन याद करना कोई मुश्किल चीज़ है। तो आप कोटेशंस को ज़रूर अपने पेपर में ऐड करें। इसके बाद हमारे कुछ टीचर्स जो हैं बच्चों को कहते हैं कि आप स्टार्टिंग के अंदर जो है सारे पॉइंट्स को लिखा करें, यानी कि जिन जिन पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है आप उन पॉइंट्स को स्टार्टिंग में नंबरिंग देकर लिख लें इकट्ठा। मैं समझती हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसकी वजह से हमारे नंबर्स भी कटते हैं। किस तरह से? हम लोगों ने हेडिंग्स लिख दी, बिलफर्ज 8-9 हेडिंग्स हैं। उसके बाद हमने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया। टाइम ख़त्म हो गया, हम लोग उनको कंप्लीट नहीं कर सके। हम लोगों ने हेडिंग लिखी कुछ भी, हम उसके अंदर वाला मटेरियल भूल गए, हमने क्या लिखना था, वो जगह खाली छोड़ दी। और हमने उसको कहा कि चलो एंड पे कर लेंगे, एंड पे टाइम ख़त्म हो गया, नहीं लिखा गया, या भूल गए या याद ही नहीं आया, वो जगह खाली रह गई। जब जगह पेपर में खाली रह जाए लिखे हुए के दरमियान में, बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ स्टार्टिंग में हेडिंग्स ना लिखें। वैसे आप हेडिंग लिखकर उसको एक्सप्लेन करते जाएं, हेडिंग लिखें एक्सप्लेन करें, हेडिंग लिखें एक्सप्लेन करें। अगर बिलफर्ज आपको डाउट हो रहा है कि आपको इस हेडिंग का मटेरियल नहीं याद आ रहा, तो आप उसको छोड़ दें, आप उसको लिखें ही ना, आप उसको एंड पर कर लें। अगर याद आ जाए तो कर लें, अदरवाइज़ ना लिखें। खाली जगह ना छोड़ें, ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। खाली जगह छोड़ी हुई, एग्जामिनर को चेक करते करते जहाँ अच्छी राइटिंग, अच्छी प्रेजेंटेशन, हेडिंग्स वगैरह हो, जहाँ पे ये चीज़ उसे नज़र आए, उसका मूड ख़राब हो जाएगा कि इतना अच्छा पेपर करने के बाद यहाँ पे आके ये बच्चे ने क्या कर दिया। तो हेडिंग्स स्टार्टिंग में ना लिखिए, क्योंकि वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर वो हो भी जाए कंप्लीट तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका वो रह जाएगा। और ये एक तजुर्बे से ही कह रही हूँ, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद आपको बता रही हूँ कि ये हालात या ये सिचुएशंस पेपर को अटेम्प्ट करते आ जाती हैं। तो आपने स्टार्टिंग में पॉइंट्स नहीं लिखने और दरमियान में खाली जगह नहीं छोड़नी। आप
सीधा सीधा पॉइंट लिखते जाएं और एक्सप्लेन करते जाएं। हमारे जो प्रोफेसर थे, हमने जिनसे पढ़ा था, हमें उन्होंने ये चीज़ समझाई थी और वाकई उनकी ये बात बिल्कुल ठीक थी। और इस चीज़ को हमने आगे फर्दर जब अपने अमल किया इस पर, तो हमें इसका फ़ायदा भी मिला। कितनी चीज़ें हो गई हम लोग काउंट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। फर्स्ट वन पे आ गया आपका मेंटली तौर पर फ्रेश होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर आपकी राइटिंग अच्छी होना ज़रूरी है। थर्ड वन पे आ गया आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होना ज़रूरी है। फोर्थ वन पे आ गया आप अपने क्वेश्चन में हेडिंग्स की तादाद को ज़्यादा करें, ख़ुद से लिख लें, खुद भी बनाई जा सकती हैं और बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको भी बताया। इसके बाद फिफ्थ वन पे आ जाता है, अगर हेडिंग्स नहीं हैं तो अपने क्वेश्चन के अंदर जो आप लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ्स की सूरत में लिखें। सिक्स्थ वन पे आ गया कि उसको ब्लैंक मत छोड़ें, खाली जगह मत छोड़ें, कुछ ना कुछ लिखें ज़रूर। बाज़ औक़ात जब पेपर चेक कर रहा होता है एग्ज़ामिनर, कुछ उसको अच्छा लग रहा होता है, या बाज़ औक़ात अगर उसका मूड नहीं भी अच्छा होता ना, तो वो जल्दी जल्दी चेक करता जाता है। बाज़ औक़ात वो पढ़ता नहीं, वो ऐसे ही चेक कर देता है और नंबर लगा देता है। तो जब वो खाली जगह होगी तो फिर उसको यही होगा कि इस बच्चे को नहीं था आता, तो वो नंबर काट देगा। तो इसीलिए खाली जगह आपने नहीं छोड़नी। सेवन्थ वन पे अपनी हेडिंग्स को स्टार्टिंग में नहीं लिखना। ठीक हो गया, आप साथ साथ लिखते जाएं और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते जाएं। उसके बाद 8 नंबर पे जो चीज़ आएगी वो मैं कहूँगी कि आप अपने क्वेश्चन की 2 हेडिंग्स को मस्ट कर लें। ये 2 हेडिंग्स आप लाजमी लिखें। एक किस चीज़ की, उसका तारुफ, और एंड पे उसका हासिल कलाम, मीन्स के कंक्लूजन। जब ये 2 चीज़ हेडिंग्स होंगी ना तो आपका पेपर भी मज़ीद अच्छा लगेगा। इंट्रोडक्शन यानी कि उसका स्टार्टिंग में आप तारुफ लिख लें कि आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या एक्सप्लेन करने लगे हैं या उसका पस मंज़र क्या था। कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने ख़ुद भी लिखा होता है जहाँ से आप याद करते हैं, जो भी बुक्स आपके पास हो। कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है, कुछ में नहीं भी लिखा, तो आप उसको ख़ुद से भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। और उसके बाद एंड पे आप उसका हासिल कलाम ज़रूर लिखें। और हासिल कलाम भी लिखना मुश्किल नहीं है, इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी सारा क्वेश्चन में लिखा है, आपको पता नहीं आपने क्या लिखा है, ज़ाहिर आप जानते हैं, तो आपको लिखना आ रहा है ना, आपने लिखा है, तो आप उसको एक दफ़ा बस थॉरोली माइंड में लाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना हासिल कलाम लिख दें कि आपने क्या पढ़ा, क्या इससे आपको सबक मिला, या उस क्वेश्चन के अंदर जो था कम्प्लीटली तौर पर क्या चीज़ बयान की गई थी। ठीक हो गया। तारुफ और हासिल कलाम, ये 2 अपनी हेडिंग्स मस्ट ऐड करें। इसके बाद 9th वन पे आपको मैं कहूँगी कि जब आप अपनी डेट्स लिखते हैं ना, अगर तो वो आपको कंफर्म पता है कि आपकी वो ठीक हैं, आप उनको तब ही लिखें। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आपकी डेट, आपका तारीख़ी कोई भी लफ्ज़ है, कोई नाम है, वो ना लिखें। ज़रा से अभी डाउट है तो वो ना लिखें, अगर कंफर्म है तो लिखें। क्योंकि बाज़ों का क्या होता है, बच्चे पेपर में अच्छा इंप्रेशन लाने के लिए वो डेट्स वगैरह लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है वैसे कि डेट्स आपने लिखी होंगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन इंप्रेशन कहाँ ख़राब होता है, बच्चे डेट लिख तो देते हैं मगर वो डेट्स गलत निकल आती हैं। अब जब पेपर पे जितने लाल पेन के निशान ज़्यादा होंगे ना, आपके नंबर उतने कम आएंगे। जितने निशान आपके कम होंगे, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने डेट्स को तब लिखना है जब आपको फुल कंफर्मेशन है कि आपने ये सही लिखी है। ठीक हो गया। उसके बाद
10th नंबर पे मैं आपको बताती हूँ कि पेपर को याद किस तरीके से करें आप, और एक दो प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स बताती हूँ। आप जब अपनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पहले मैं हेडिंग्स का प्रेजेंटेशन का बताती हूँ। जब आप अपनी हेडिंग्स लिखते हैं ना, उसको खूबसूरत बनाने के लिए ना आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, उसके नीचे आप सिंगल लाइन लगाएं या फिर डबल लाइन लगाएं, वो अच्छी लगती है। जिस तरह ये देखिए यहाँ पे इस बच्ची ने ये हेडिंग लिखी है, नीचे इसने इसको डबल लाइंस में अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे इसने ये हेडिंग लिखी, ये वाली हेडिंग्स लिखी, ये चीज़ अच्छी लगती है। उसके बाद आप जो दरमियान में कोटेशन लिख रहे हैं उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के मिड में लिखें, ठीक है, मिड में लिखें। उसके बाद उसको भी अंडरलाइन कर लें, उसको आप सिंगल लाइन से भी कर लें तो वो चल जाता है, क्योंकि वो एक तो मिड में लिखा है और एक सिंगल लाइन लगा दिया तो वो बहुत अच्छा लगता है। अगर डबल लाइन लगा सकते हैं, टाइमिंग है तो आप डबल लाइनिंग लगा लें, वरना फर्स्ट लाइन एक ही लाइन ठीक है। एक बात ये कि पेपर अगर आप पुरसुकून होकर करेंगे ना तो आपका पेपर टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपका पेपर जब जल्दी सॉल्व हो जाता है तो आप प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करें कि आप क्वेश्चन लिख लें, हेडिंग्स लिखें, डिटेल लिखें, कोटेशन लिखें, कंप्लीट कर लें। जब आपका कंप्लीट हो जाए एंड पे आकर आप फिर उसकी फ़ौरन से जो है ना उसकी प्रेजेंटेशन मज़ीद अच्छी करनी शुरू कर दें। लाइंस हेडिंग के नीचे लगा दें, कोटेशंस के नीचे लगा दें, ठीक है। एक ये तरीका है, आप जो है ना अपनी हेडिंग्स कोटेशंस को अंडरलाइन कर सकते हैं। कोटेशंस का बता रही हूँ, हेडिंग्स के नीचे तो आपने नीचे ही लगानी है। कोटेशंस का तरीका बता रही हूँ, एक आप इस तरह भी कर सकते हैं और एक यहाँ पे इस बच्ची का एक ये टेस्ट है, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस बच्ची ने ये स्टार्टिंग में लगाई है, ठीक है, ये चीज़ भी अच्छी लग रही है। लेकिन आपने साइड में और नीचे दोनों इकट्ठी नहीं लगानी, दोनों इकट्ठी नहीं लगानी। या तो आप ये वाली लगाएं या फिर आप ये वाली लगाएं। जब आप दोनों इकट्ठी लगा देंगे तो वो काचा माचा सा लगेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। ये हो गया प्रेजेंटेशन से रिलेटेड थोड़ा सा कि आप किस तरीके से करें। उसके बाद पेपर को याद करना है। याद कैसे करें, लर्न कैसे करें। आपको पता होगा जब बच्चे कोई स्टोरी सुनते हैं तो उन बच्चों को वो स्टोरी बहुत जल्दी याद हो जाती है। जब वो उसको सुन रहे होते हैं उन्हें बहुत ही कम होता है कि उनको कोई अल्फाज भूल जाता है, लेकिन उनको जो है ना वो याद रहता है। कहानी जो उनको होती है वो पता होती है। आप अपने पाक स्टडीज़ के पेपर को भी इसी तरह याद करें। आप उसके रट्टे ना लगाएं, आप उसको पूरी कहानी को या क्वेश्चन है जो भी है आप उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस तरह पढ़ें कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, आप कोई नावल पढ़ रहे हैं। हमारी अक्सरियत में बच्चों को नावल पढ़ना भी अच्छा लगता है और उन्हें वो नावल्स की स्टोरी भी याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसको कहानी, उन्हें पता होता है ये कहानी है, वो कहानी पढ़ रही हैं। आप क्वेश्चन को भी कहानी समझ कर पढ़ें। आप समझें आप कहानी पढ़ रहे हैं और उसको एक दफ़ा गौर से पढ़ें। जब आपका मेंटली तौर पर आप फ्रेश होंगे और आप उसको पढ़ रहे होंगे ना, तो यकीन करें, यकीन आप मिनट्स के अंदर उस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। मैं कहती हूँ मिनट्स क्या, सेकंड्स में आपको याद हो जाएगा। आपने जस्ट एक दफ़ा उसको पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ है। और फिर आपको जब पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ था, आप उसकी हेडिंग भी खुद बना लेंगे और आप उसके अंदर कोटेशन भी खुद से ऐड कर लेंगे। कोई कॉल भी ऐड कर सकेंगे, आप उसके अंदर शेयर भी ऐड कर सकेंगे। इसीलिए जो मेन चीज़ है, आप अपने आप को फ्रेश रखें, टेंशन फ्री रखें, माइंड से हर चीज़ को निकाल कर, टेंशन को निकाल कर पेपर की तैयारी करें। और जो पढ़ रहे हैं उसको गौर से अटेंटिव होकर कहानी की सूरत में पढ़ें। आपको वो सब कुछ जल्दी याद हो जाएगा और पेपर की तैयारी भी आसान हो जाएगी। और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप अपनी इन 9 चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। आने वाले कुछ दिनों में अब बीए के पेपर होने वाले हैं, बच्चियों के पेपर होने वाले हैं। दुआ है मेरी कि उन बच्चियों के पेपर अच्छे हों।
उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ भी ज़रूर आई होगी। अगर कोई चीज़ कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।